अध्याय 2 मार्ज आंटी की गलती। अगली सुबह जब हैरी नाश्ते के लिए नीचे उतरा तो उसने देखा कि डर्सली परिवार पहले से ही किचन के टेबल के चारों तरफ बैठा हुआ है और वह नए टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। और यह नया टीवी डडली के लिए गर्मियों में घर लौटने का तोहफा है, क्योंकि वह इस बात पर हल्ला मचा रहा था कि फ्रिज और ड्राइंग रूम में रखे टीवी के बीच उसे बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है। किचन में टीवी आने के बाद डडली अपनी गर्मियों की छुट्टियों का ज़्यादातर समय वहीं गुजारने लगा और वहाँ वह अपनी सूअर जैसी छोटी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रहता था और उसकी 5 ठुड्डियाँ लगातार हिलती रहती थी क्योंकि वह लगातार खाता रहता था। हैरी डडली और वरनान अंकल के बीच में बैठ गया। वरनान अंकल मोटे थे और उनकी गर्दन बहुत छोटी थी और मूछें काफ़ी घनी थी। हैरी को हैप्पी बर्थडे कहना तो दूर रहा, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हैरी कमरे में आ गया था। और बहरहाल हैरी को अब इस बात की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसने खुद को एक टोस्ट उठाया और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने वाले को देखा जो एक भागे हुए अपराधी के बारे में खबर पढ़ रहा था। जनता को चेतावनी दी जाती है कि ब्लैक के पास हथियार है और वह एक बहुत ही खतरनाक अपराधी है और एक विशेष हॉटलाइन बनाई गई है। अगर ब्लैक दिखे तो तत्काल हॉटलाइन पर सूचना दें। वरनान अंकल ने अपने अखबार की ऊपर से भगोड़े कैदी को घूरते हुए कहा, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह आवारा है। उसकी हालात तो देखो, गंदा वैशी दरिंदा, और उसके बाल तो देखो। उन्होंने हैरी की तरफ तमतमाती हुई तिरछी नजर डाली जिसके बिखरे बालों से वरनान अंकल को हमेशा चिढ़ रहती थी। टेलीविजन पर दिखने वाले अपराधी के लंबे बाल कंधे तक लटक रहे थे, उसकी तुलना में हैरी के बाल बहुत अच्छी हालात में थे। न्यूज़ पढ़ने वाला एक बार फिर से दिखाई देने लगा। कृषि और मत्स्य मंत्रालय आज यह घोषणा करने वाले हैं। जरा रुको, वरनान अंकल ने न्यूज़ पढ़ने वाले को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि दरिंदा भागा कहाँ से है। आधी अधूरी जानकारी देने का क्या फायदा। हो सकता है कि वह पागल सामने वाली सड़क पर ही घूम रहा हो। उभरी हुई हड्डियों और घोड़े जैसी चेहरे वाली पेटूनिया आंटी ने घूमकर किचन की खिड़की के बाहर देखा। हैरी जानता था कि पेटूनिया आंटी को हॉटलाइन पर सूचना देने में बहुत खुशी होती है और वह दुनिया की सबसे ज़्यादा इधर उधर करने वाली महिला थी और अपने नीरस तथा भले पड़ोसियों की जासूसी करने में अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय बिताती थी। वरनान अंकल ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, सरकार न जाने कब तक यह सीखेगी कि ऐसे लोगों से निपटने का इकलौता तरीका यही है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल सच कहा, पेटूनिया आंटी ने कहा। अब भी पड़ोसियों के यहाँ लगे पेड़ों के पार घूर रही थी। वरनान अंकल ने चाय का कप नीचे रखा, अपनी घड़ी देखी और बोले, बेहतर होगा कि अब 1 मिनट में चल दूं, मार्ज की ट्रेन बस आती ही होगी। हैरी अपने कमरे में रखी उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट के बारे में सोच रहा था। वरनान अंकल के शब्द सुनकर उसे जोर का बिजली का झटका लगा। मार्ज आंटी, उसके मुंह से निकल गया। वे यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। मार्ज आंटी वरनान अंकल की बहन थी और हालांकि हैरी का, जिसकी माँ पेटूनिया आंटी की बहन थी, उनसे खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उन्हें मजबूरन आंटी कहना पड़ता था। मार्ज आंटी देहात के एक बड़े बगीचे वाले घर में रहती थी जहाँ वह बुलडॉग पालती थी और वह कभी कभार ही प्राइवेट ड्राइव में रहने आ पाती थी क्योंकि वह अपने प्रिय कुत्तों से दूर नहीं रह पाती हैं। बहरहाल हैरी के दिमाग में उनकी हर यात्रा की भयानक यादें थी। डडली के 5वें जन्मदिन की पार्टी में मार्ज आंटी ने हैरी को अपनी टहलने वाली छड़ी से पीटा था ताकि वह म्यूजिकल स्टैचू में डडली को हराना बंद कर दे। कुछ साल बाद जब वह क्रिसमस पर आई थी तो डडली के लिए एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट लाई थी और हैरी के लिए कुत्तों का बिस्कुट का डब्बा लाई थी। आखिरी बार वह हैरी के हॉगवर्ड जाने पर 1 साल पहले आई थी और उस समय हैरी का पैर गलती से उनके प्रिय कुत्ते रिपर के पंजे पर पड़ गया और रिपर ने हैरी के बगीचे तक दौड़ा दिया था और पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मार्ज आंटी ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया और इस घटना की याद करके डडली अब भी इतनी जोर से हंसता था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वरनान अंकल ने कहा, मार्ज यहाँ 1 हफ्ते रहेगी और चूंकि अब यह विषय निकल ही आया है, उन्होंने हैरी की तरफ चेतावनी भरी मोटी उंगली उठाते हुए कहा, तो जाकर उनसे लाने में पहले कुछ बातें साफ साफ करना चाहता हूँ। डडली मुस्कुराया। उसने टीवी पर से आंखें हटा ली। वरनान अंकल द्वारा हैरी को डपटते देखकर डडली के मनोरंजन का प्रिय तरीका था। वरनान अंकल ने गरजते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम मार्ज से सभ्यता से बात करोगे। हैरी ने कटुता से कहा, ठीक है, पर पहले वह भी मुझसे सभ्यता से बात करें।
दूसरी बात, वर्नॉन अंकल ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने हैरी का जवाब सुना ही नहीं। चूंकि मार्ज तुम्हारे असामान्य होने के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि जब वह यहाँ रहे तो कोई अजीब सी बात हो। तुम उनसे ठीक से पेश आना, ठीक है? पहले वह ठीक से पेश आए, हैरी ने दांत भींचकर कहा। और तीसरी बात, वर्नॉन अंकल के बैंगनी चेहरे पर उनकी छोटी आंखें अब और भी छोटी हो गई। हमने मार्ज को बताया कि तुम लाइलाज अपराधी बच्चे हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूटस स्कूल में पढ़ने जाते हो। क्या? हैरी चीखा। और तुम्हें भी यही कहना लड़के, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे, वर्नॉन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। हैरी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह बैठा हुआ गुस्से से वर्नॉन अंकल को घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था मार्ज आंटी एक हफ्ते के लिए आ रही थी। यह तो डसली दंपति द्वारा दिए गए बर्थडे का अब तक का सबसे बुरा गिफ्ट था, जिसमें वर्नॉन अंकल के पुराने मौजे भी शामिल थे। वर्नॉन अंकल ने खड़े होते हुए कहा, तो पेटूनिया, मैं अब स्टेशन जाता हूँ। तुम्हें तो घूमने नहीं चलना ना डडली बेटा? नहीं, डडली ने कहा, जिसका ध्यान एक बार फिर टेलीविजन पर लग गया था, क्योंकि अब वर्नॉन अंकल ने हैरी को डांटना बंद कर दिया था। डडली अपनी आंटी के स्वागत के लिए तैयार होगा। पेटूनिया आंटी ने डडली के मोटे सुनहरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी ने उसके लिए एक सुंदर नई बो टाई खरीदी है। वर्नॉन अंकल ने डडली के मोटे कंधे को थपथपाया। किचन से बाहर निकलते हुए बोले, तो फिर कुछ ही देर में मिलते हैं। दहशत में बैठे हैरी के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपना टोस्ट छोड़ा, तत्काल अपने कदमों का इस्तेमाल किया और वर्नॉन अंकल के पीछे पीछे घर के सामने वाले दरवाजे तक गया। वर्नॉन अंकल अपना कार कोट पहन रहे थे। जब उन्होंने हैरी को बाहर आते हुए देखा तो वह घुर्रा कर बोले, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे मैं आना चाहता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वर्नॉन अंकल ने उसे शक भरी निगाह से देखा। हैरी बोला, हॉग, मेरे स्कूल में 3rd ईयर के बच्चों को कभी कभी गांव में घूमने जाने की छूट मिलती है। तो वर्नॉन अंकल ने दरवाजे के पास वाले हुक से कार की चाबियां उठाते हुए कहा। हैरी ने जल्दी से कहा, मुझे आपसे अनुमति पत्र पर साइन करवाना है। वर्नॉन अंकल ने चिढ़ाते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? हैरी ने बहुत सावधानी से शब्दों को चुनते हुए कहा, देखिए, मार्ज आंटी के सामने यह नाटक करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं सेंट अमुक स्कूल लाइलाज बच्चे अपराधी बच्चे हेतु सुरक्षित सेंट ब्रूटस स्कूल। वर्नॉन अंकल दहाड़े और हैरी को खुशी हुई कि उनकी आवाज में दहशत का भाव था। बिल्कुल, हैरी ने वर्नॉन अंकल के बड़े बैंगनी चेहरे की तरफ शांति से देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम रखना शायद मुश्किल है। मुझे इसे विश्वसनीय बनाना पड़ेगा, है ना? मान लीजिए अगर गलती से मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वर्नॉन अंकल अपनी मुट्ठी तानते हुए हैरी की तरफ बढ़े, लेकिन हैरी अपनी जगह पर ही बिना हिले खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी हड्डी पसली तोड़ने से मार्ज आंटी यह बात थोड़े ही भूल जाएगी जो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वर्नॉन अंकल रुक गए। उनकी मुट्ठी अब भी हवा में उठी हुई थी और उनका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन अगर आप मेरे अनुमति पत्र पर साइन कर देंगे, तो हैरी ने जल्दी से कहा, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं याद रखूंगा कि मुझे किस स्कूल में जाना चाहिए और इस तरह अभिनय करूंगा जैसे मैं मगलू, जैसे मैं सामान्य हूँ। हैरी जानता था कि वर्नॉन अंकल इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दांत खुले थे और उनके माथे की नस फड़क रही थी। उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं मार्ज की यात्रा के दौरान तुम्हारे व्यवहार को देखूंगा। अगर तुमने सही व्यवहार किया और हमारा कहना माना, तो मार्ज के जाने के बाद मैं बेहुदा अनुमति पत्र पर साइन कर दूंगा। उन्होंने घूमकर दरवाजा खोला और जाते समय उसे इतनी तेजी से बंद किया कि उसके ऊपर लगा कांच निकल कर गिर गया। हैरी लौटकर किचन में नहीं गया, वह ऊपर अपने बेडरूम में गया। अगर उसे सच्चे मगलू की तरह अभिनय करना था तो बेहतर था कि वह यह काम अभी से शुरू कर दे। दुखी मन से उसने धीरे धीरे अपने सभी तोहफे और बर्थडे कार्ड इकट्ठे किए और उन सबको अपने बिस्तर के नीचे फर्श पर रखे उखड़े बोर्ड में होमवर्क के साथ रख दिया। फिर वह हेडविग के पिंजरे के पास गया। एरल अब ठीक हो चुका था। वह और हेडविग दोनों सो रहे थे और दोनों के सिर उनके पंखों के भीतर थे। हैरी ने आह भरते हुए उन्हें जगाया। हेडविग, उसने उदासी से कहा, तुमने एक हफ्ते के लिए यहाँ से जाना होगा। एरल के साथ चली जाओ, रॉन तुम्हारा देखभाल करेगा और मैं उसे पूरी बात बताते हुए एक पत्र लिख दूंगा। और मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। हेडविग की बड़ी पीली आंखें उसे धिक्कार रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही एक तरीका है जिससे मुझे रॉन और हरमाइनी के साथ हॉग्समीड जाने की अनुमति मिलेगी। 10 मिनट बाद एरल और हेडविग
जिसके पैर में रॉन के नाम का एक चिट्ठी थी, खिड़की से बाहर निकले और ओझल हो गए। पूरी तरह दुखी हैरी ने खाली पिंजरा अलमारी के अंदर रख दिया। लेकिन हैरी की चिंता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। थोड़ी ही देर में पेटूनिया आंटी चीखती हुई ऊपर आई और हैरी ने कहा कि वह नीचे आकर मार्ज आंटी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हॉल में पहुंचा तो पेटूनिया आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, अपने बालों का कुछ करो। हैरी को यह समझ नहीं आया कि उसके बाल संवारने से क्या फ़ायदा होगा। मार्ज आंटी को तो उसकी बुराई करना अच्छा लगता है, इसलिए वह जितना ज़्यादा गंदा दिखेगा उतनी ही खुशी होगी। बहुत जल्दी वर्नान अंकल की कार गेट के अंदर आ गई और फिर गिट्टी पर टायरों के रुकने, कार के दरवाजे बंद होने और बगीचे के रास्ते पर कदमों की आवाज़ आई। पेटूनिया आंटी ने फुफकारते हुए हैरी से कहा, दरवाज़ा खोलो। बहुत निराशा के साथ हैरी ने दरवाज़ा खोला। चौखट पर मार्ज आंटी खड़ी थी। वह काफ़ी हद तक वर्नान अंकल की तरह दिखती थी, लंबी मोटी और बैंगनी चेहरे वाली, और यहाँ तक कि उनकी मूंछ भी थी, हालांकि अपने भाई जितनी घनी नहीं थी। और उनके एक हाथ में बड़ा सा सूटकेस था और दूसरे हाथ में एक बूढ़ा और बददिमाग बुलडॉग था। मेरा डडली कहाँ है? मार्ज आंटी करती। मेरा भतीजा कहाँ है? डडली हॉल से डोलता हुआ आया और उसके सुनहरे बाल उसके मोटे सिर पर चिपके हुए लग रहे थे और उसकी कई ठुड्डियां नीचे बो टाई से मुश्किल से नजर आ रही थी। मार्ज आंटी ने सूटकेस हैरी के पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी हवा बाहर निकल गई, और इसके बाद मार्ज आंटी ने डडली को एक हाथ से जकड़ लिया और उसके गाल पर एक बड़ी सी पप्पी ली। हैरी अच्छी तरह जानता था कि डडली मार्ज आंटी से गले मिलना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसके बदले में उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं, और यह बात पूरी तरह से सही साबित हुई क्योंकि पप्पी के बाद जब वह अलग हुए तो डडली की मोटी मुट्ठी में 20 पाउंड का एक कड़क नोट आ गया था। मार्ज आंटी चीखी, पेटूनिया, और फिर से हैरी को इस तरह अनदेखा करती हुई गुजर गई जैसे कोई हेड स्टैंड हो। मार्ज आंटी और पेटूनिया आंटी ने एक दूसरे को चूमा, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि मार्ज आंटी ने अपना बड़ा जबड़ा पेटूनिया आंटी के पतले गाल की हड्डी से टकराया। वर्नान अंकल अब तक अंदर आ चुके थे और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, चाय पियोगी मार्ज? और रिपर क्या लेगा? रिपर मेरी प्लेट में से ही थोड़ी चाय पी लेगा, मार्ज आंटी बोली। जब वह सब किचन में गए, हैरी हॉल में मार्ज आंटी के सूटकेस के साथ अकेला रह गया था, लेकिन उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। वह तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने में मार्ज आंटी से दूर रहे, इसलिए वह आराम आराम से सूटकेस को घसीटता हुआ ऊपर वाले खाली बेडरूम में ले जाने लगा। जब हैरी किचन में लौटा तब मार्ज आंटी चाय और फ्रूट केक मिल चुके थे। उनका कुत्ता रिपर एक कोने से सुड़ सुड़ करके चाय पी रहा था। हैरी ने देखा कि अपने साफ फर्श और चाय पर लार गिराती हुई पेटूनिया आंटी कांप गई। पेटूनिया आंटी जानवरों से नफरत करती थी। वर्नान अंकल ने पूछा, मार्ज, बाकी कुत्तों को कौन संभाल रहा है? मार्ज आंटी ने जोरदार आवाज में कहा, कर्नल फॉस्टर, वे अब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास भी तो करने के लिए कोई काम होना चाहिए, लेकिन मुझे रिपर को वहाँ नहीं छोड़ा गया, वह मेरी जुदाई सहन नहीं कर सकता। हैरी के बैठने पर रिपर गुर्राया और इससे मार्ज आंटी का ध्यान पहली बार हैरी की तरफ गया, तो उन्होंने गुर्राते हुए कहा, अब भी यही है? हाँ, हैरी ने कहा। तुम्हें इतना अकड़ कर हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, मार्ज आंटी ने कहा। यह वर्नान और पेटूनिया की मेहरबानी है कि तुम्हें यहाँ रखे रहे हैं। मैं ये कभी नहीं करती। अगर तुम मेरी चौखट पर छोड़ा गया होता तो मैं तुम्हें सीधा अनाथालय भेज देती। हैरी की यह कहने की बहुत इच्छा थी कि डर्सली परिवार के साथ रहने की बजाय वह अनाथालय में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन हॉक्समीड की अनुमति के पत्र का विचार ने उसे रोक दिया और उसने अपने चेहरे पर जबरन दर्द भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। मार्ज आंटी दहाड़ी, मेरी तरफ देखकर फालतू से मत हंसो। मुझे साफ दिख रहा है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम जरा भी नहीं सुधरे हो। मुझे आशा थी कि स्कूल वाले तुम्हें थोड़ा तमीज सिखा देंगे। उन्होंने चाय का एक बड़ा घूंट लिया और अपनी मूंछ पोंछते हुए कहा, वर्नान, तुम इस किस स्कूल में भेजते हो? वर्नान अंकल ने तत्काल कहा, सेंट ब्रूटस में, लाइलाज अपराधियों के लिए वह सबसे अच्छा स्कूल है। मार्ज आंटी ने कहा, अच्छी बात है। क्या सेंट ब्रूटस में लड़कों पर छड़ी का इस्तेमाल होता है? उन्होंने टेबल के पास से हैरी से पूछा, और वर्नान अंकल ने मार्ज आंटी के पीछे से थोड़े धीरे से अपना सिर हिलाया। हैरी ने कहा, हाँ। फिर उसे महसूस हुआ कि यह बात ढंग से बोलनी चाहिए, इसलिए उसने आगे जोड़ दिया, हर समय।
बहुत बढ़िया, मार्ज आंटी बोली। मुझे यह बकवास अच्छी नहीं लगती कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कुछ बच्चे पिटे बिना सुधर नहीं सकते। 100 में से 99 मामलों में तगड़ी पिटाई की जरूरत है। क्या तुम्हारी अक्सर पिटाई होती है? हैरी बोला, हाँ, सैकड़ों बार। मार्ज आंटी की आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा लड़के, उन्होंने कहा। अगर तुम अपनी पिटाई के बारे में इतने हल्के अंदाज से बोल रहे हो तो यह साफ है कि तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं होती। पेटूनिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं स्कूल वालों को एक पत्र लिखती, उन्हें साफ साफ बता दो कि इस बच्चे के मामले में तुम बुरी तरह पिटाई करने की सलाह देती हो। शायद वरनान अंकल चिंतित है कि हैरी अपना वायदा भूल सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल विषय बदल दिया। मार्ज, आज सुबह की न्यूज़ सुनी उस भागे हुए कैदी के बारे में? जब मार्ज आंटी वहां पर आराम से रहने लगी तो हैरी हसरत से सोचने लगा कि अगर वह यहाँ नहीं आती तो कितना बढ़िया होता। वरनान अंकल और पेटूनिया आंटी हैरी को आमतौर पर प्रोत्साहित करते थे कि उनके रास्ते से दूर रहें। हैरी को भी यह इंतजाम अच्छा लगता था। दूसरी तरफ मार्ज आंटी हैरी को हर समय अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी ताकि वह उसे सुधार के लिए सुझाव दे सके, और उन्हें हैरी और डडली की तुलना करने में बड़ा मजा आता था। इसके अलावा उन्हें डडली को महंगे तोहफे देने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसा करते समय वह हैरी को घूरती थी, जैसे उसे यह पूछने के लिए उकसा रही हो कि उसे कोई तोहफा क्यों नहीं मिला। वह बार बार यह भी बताती रहती थी कि हैरी इतनी घटिया और बुरा क्यों है। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर का खाना खाते समय कहा, वरनान, यह लड़का अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो इसके लिए खुद को दोषी मत मानना। अगर कोई चीज अंदर से ही सड़ी हुई हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथराने लगे, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसे खुद को याद किया हुआ वादा दिलाया, अनुमति पत्र को याद रखो, हॉक्समीड के बारे में सोचो, कुछ मत बोलो, मत बोलो। मार्ज आंटी ने शराब का गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। वह बोली, यह पैदाइशों के मूलभूत नियम में से एक है। कुत्ते में भी ऐसा होता है। अगर कुत्तिया के साथ कुछ गड़बड़ हो तो पिल्ले के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। मार्ज आंटी ने शराब के जिस गिलास को हाथ में पकड़ा था उसी समय फूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और मार्ज आंटी ने थूक निकल कर पलके झपकाने लगी। उनका बड़ा चेहरा शराब में नहा गया। पेटूनिया आंटी चीखी, मार, तुम ठीक तो हो ना? मार्ज आंटी ने अपने चेहरे की नैपकिन से पोंछते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद गिलास थोड़ा कसकर पकड़ लिया होगा। कुछ दिन पहले ही कर्नल फफ्टर के साथ भी यह हुआ था। पेटूनिया, बात का बतंगड़ मत बनाओ, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन पेटूनिया आंटी और वरनान अंकल हैरी को शक भरी निगाह से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि वह पुडिंग को छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके वहां से उठकर चला जाए। बाहर निकलने के बाद वह हॉल की दीवार पर टिककर गहरी सांस लेने लगा। बहुत लंबे समय के बाद उसे गुस्सा आया था और उसने किसी चीज को फोड़ा था। उसने सोचा यह दोबारा नहीं होगा। सिर्फ हॉक्समीड की अनुमति पत्र का ही सवाल नहीं था। अगर वह इसी रास्ते पर चला तो जादू मंत्रालय उसके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। और हैरी अभी भी नाबालिग जादूगर था और जादूगरों के कानून के अनुसार स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं था। पिछली गर्मियों में से ही एक आधिकारिक चेतावनी मिल चुकी थी जिससे यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि अगर भविष्य में प्राइवेट ड्राइव में जादू हुआ तो हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। आवाजों से वह समझ गया था कि डर्सली परिवार टेबल से उठ रहा है और वह उनके रास्ते से दूर हटकर जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों पर चला गया। अगले 3 दिनों तक जब भी मार्ज आंटी ऐसी वैसी बात करती थी तो हैरी अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करेगी मार्गदर्शक पुस्तिका के बारे में सोचने लगता था। यह तरकीब बहुत सफल रही क्योंकि इससे उसके चेहरे पर एक सपाट भाव आया था जिसे देखकर मार्ज आंटी अब यह कहने लगी थी कि वह मंद बुद्धि है। आखिरकार मार्ज की यात्रा का आखिरी शाम आ ही गई। पेटूनिया आंटी ने बेहतरीन डिनर तैयार किया और वरनान अंकल ने शराब की कई बोतलें खोल दी। सूप और मछली के दौरान हैरी की गलतियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब लोग लेमन मोरिंग पाई खा रहे थे तो वरनान अंकल अपनी ड्रिल बनाने की कंपनी ग्रीनिंग्स के विस्तार से बता रहे थे और फिर पेटूनिया आंटी ने काफ़ी बनाई और वरनान अंकल ब्रांडी की एक बोतल लेकर आ गए। मार्ज, तुम तो नहीं लोगी? मार्ज आंटी ने पहले से ही काफ़ी शराब पी रखी थी और उनका बड़ा चेहरा बहुत लाल हो चुका था। एकदम छोटा सा बैग, उन्होंने हंसते हुए कहा, थोड़ा सा और, ये हुई ना बात। डडली पाई का चौथा टुकड़ा खा रहा था और पेटूनिया आंटी अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। दरअसल हैरी अपने बेडरूम में छिप जाना चाहता था, लेकिन वरनान अंकल की गुस्से भरी छोटी छोटी आंखें देखकर वह समझ गया था कि उसे यहीं बैठकर यह सब झेलना पड़ेगा। मार्ज आंटी ने अपने होंठ चाटते हुए ब्रांडी के खाली गिलास को रखते हुए कहा, बहुत बढ़िया पेटूनिया, इससे थोड़ी ताकत मिल जाती है। आखिर 12 कुत्तों की देखभाल भी तो करनी है। उन्होंने लंबी टकार लेते हुए अपने मोटे पेट को थपथपाया।
माफ करना, मुझे स्वस्थ अच्छे अच्छे लगते हैं। उन्होंने डडली की तरफ आंख मारते हुए कहा, तुम्हारा डील डॉल तो बहुत सही है डडली, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। हाँ वरनान, मैं थोड़ी सी ब्रांडी और लूंगी। और दूसरी तरफ यह है बच्चा, उन्होंने हैरी की तरफ सिर हिलाते हुए कहा, जिसने अपने पेट में मरोड़ महसूस किए। और उसने जल्दी से सोचा, मार्गदर्शक पुस्तिका को याद करो। यह बच्चा तो छोटा और घटिया दिखता है, ऐसा कुत्तों के साथ भी होता है। अभी पिछले ही साल की बात है, मैंने कर्नल फॉस्टर को एक कुत्ते को डुबोने के लिए कहा था। बहुत छोटा कुत्ता था, कमजोर, और उसका सही विकास नहीं हुआ था। हैरी अपनी पुस्तिका के 12वें पेज को याद करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जादुई झाड़ुओं की गड़बड़ियों को दूर करने का मंत्र लिखा था। यह सब गंदे खून का असर है। जैसे मैं उस दिन कहती, गंदा खून तो आखिर गंदा ही रहेगा। बुरा मत मानना पेटूनिया, मैं तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पेटूनिया आंटी के पतले हाथ पर अपने फावड़े जैसा हाथ रखते हुए कहा, परंतु सच तो यह है कि तुम्हारी बहन गड़बड़ थी। ऐसा ही अच्छे से अच्छे परिवारों में भी हो जाता है। फिर वह एक आवारा के साथ भाग गई और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। हैरी अपनी प्लेट को घूर रहा था और उसके कानों में अजीब सी घंटी बज रही थी। उसने सोचा, अपनी झाड़ू के निचले सिरे को कसकर पकड़ लो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके बाद क्या होगा। मार्ज आंटी की आवाज़ वरनान अंकल की ड्रिल की तरह उसके कानों में जा रही थी। मार्ज आंटी ने जोर से कहा, इसका बाप। उन्होंने ब्रांडी की बोतल को पकड़ा और अपने गिलास में डालते हुए टेबल क्लॉथ पर ब्रांडी झिलकाते हुए बोली, तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि इसका बाप क्या कहता था। वरनान अंकल और पेटूनिया आंटी बहुत तनाव में दिख रहे थे। डडली ने अपनी पाई से नजरें हटाकर मम्मी डैडी को देखा और वरनान अंकल ने हैरी की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा, वह काम नहीं करता था, बेरोजगार था। मुझे मार्ज आंटी ब्रांडी का एक बड़ा घुट लेकर बोली, हिट। फिर उन्होंने अपने आस्तीन से अपनी ठुड्डी पहुंचते हुए कहा, निकम्मा, निठल्ला, आलसी, हमारा। वे ऐसे नहीं थे, हैरी अचानक बोला। टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। हैरी कांप रहा था। जिंदगी में उसने पहली बार कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। वरनान अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। वे चिल्लाए, और ब्रांडी लोगी। उन्होंने मार्ज आंटी के गिलास में पूरी बोतल डाल दी और उन्होंने हैरी से घुर्रा कर कहा, लड़के तुम बिस्तर पर चले जाओ। नहीं वरनान, मार्ज आंटी ने हिचकियां लेते हुए एक हाथ बढ़ाया और उनकी छोटी लाल आंखें हैरी पर टिक गई। आगे बोला लड़के, आगे बोला। तुम्हें मेरे माता पिता पर बड़ा घमंड है। वह कार दुर्घटना में मर गए थे। मुझे लगता है कि शराब के नशे में धुत होंगे। वह कार दुर्घटना में नहीं मरे थे, हैरी ने कहा, जो खड़ा हो चुका था। और वह कार दुर्घटना में ही मरे थे, झूठे कहीं के। तुमने अपने सज्जन मेहनती रिश्तेदारों के सिर पर बोझ की तरह छोड़ दिया। मार्ज आंटी आवेश से फूलते हुए दिखी, तुम एक बुरा घटिया है। लेकिन मार्ज आंटी की अचानक बोलती बंद हो गई। एक पल के लिए उसे ऐसे लगा जैसे उन्होंने शब्द ही नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा था कि वे गुस्से के कारण फूल रही हैं, परंतु उनका फूलना बंद नहीं हुआ। उनका बड़ा लाल चेहरा फैलने लगा और उनकी छोटी आंखें बाहर निकल आई और उनका मुंह इतना खुल गया कि वह बोल नहीं सकती थी। अगले ही पल उनके जैकेट में कुछ बटन टूट गए और वह किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूल रही थी। और उनका पेट इतना फूल चुका था कि वह बेल्ट टूट कर गिर गई और उनकी हर उंगली बेलन की तरह फूल रही थी। जब मार्ज आंटी का शरीर कुर्सी के छत की तरफ उठने लगा तो वरनान अंकल और पेटूनिया आंटी एक साथ चीखे। मार्ज, वह बुरी तरह से गोलमटोल हो चुकी थी और उनके हाथ पैर गोलमोल हो गए थे। जब वह हवा में उठती हुई ऊपर जा रही थी तो रिपर बुरी तरह भोगता हुआ आया। नहीं, वरनान अंकल ने मार्ज का पैर पकड़ा और नीचे खींचने की कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश से भी वह फर्श से ऊपर उठ गई। अगले ही पल रिपर ने झपट कर वरनान अंकल के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। इससे पहले कि कोई उसे रोके, हैरी डाइनिंग रूम से दौड़कर बाहर आ गया। वह सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी की तरफ गया और उसके वहां पहुंचते ही अलमारी का दरवाजा जादू से अपने आप खुल गया। कुछ ही पल से वह अपने संदूक को खींचकर घर के सामने वाले दरवाजे तक ले आया। फिर वह सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा और उसने बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे ढीले बोर्ड को खींचा और उसके भीतर से उसने अपनी पुस्तिका और जन्मदिन के तोहफों वाले तकिए के कवर को झपट कर बाहर निकाला। कमरे से बाहर निकलते समय उसने हेडविग का खाली पिंजरा भी उठा लिया। धड़धड़ाते हुए अभी वह अपने संदूक के पास पहुंचा ही था कि वरनान अंकल डाइनिंग रूम से बाहर निकले और उनका एक पैर खून से लथपथ था और वह करते, वापस आओ, उसे ठीक करो। लेकिन हैरी तो जैसे गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने संदूक को लात मारकर खोला और उसमें से अपनी छड़ी निकाली और वरनान अंकल की तरफ कर दी। हैरी ने बहुत तेज सांस लेते हुए कहा, वह इसी लायक है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, वह इसी के लायक हैं, अब मुझसे दूर ही रहना। और उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ पीछे छोड़ा
हैरी ने कहा, अब बहुत हो चुका, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले ही पल वह बाहर निकलकर अंधेरी शांत सड़क पर पहुंच गया और वह अपना भारी संदूक खींच रहा था और हेडविग का पिंजरा उसकी बाह में दबा था।